अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। इस लेक्चर में हम 3 काम करेंगे। बेसिकली एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे कि वो कोई भी अपना एक नंबर एंटर करे। उस नंबर के अंदर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू एंटर करेंगे और उसका रिज़ल्ट यूज़र को जो भी कांस्टेंट वैल्यू के एडिशन के बाद बनता है वो हम यूज़र को प्रिंट कर देंगे। तो इस चीज़ के अंदर बेसिकली हम ये कुछ काम करना सीखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे ली जाए और उस इनपुट को एक वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर किया जाए, और फिर नेक्स्ट ये देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं और कैसे एडिशन करके कांस्टेंट वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट कराया जा सकता है। जो स्क्रीन आप देखते हैं उसको कंसोल कहते हैं। ब्लैक कलर की जो डॉस की विंडो आपके डिस्प्ले होती है उसको कंसोल कहते हैं। तो ये काम हम इसमें करना चाह रहे हैं। बेसिकली आप वेरिएबल सबसे पहले डिस्कस करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली आपको अगर कोई हॉस्टल्स देखे हों, कोई लॉकर रूम देखे हों, तो उसके अंदर कितने सारे लॉकर्स होते हैं लॉकर रूम्स के अंदर। तो आप एक लॉकर रूम को बेसिकली एक मेमोरी कंसीडर कर सकते हैं। उसमें पर लॉकर एक मेमोरी लोकेशन कहलाता है। तो आपको जो भी मेमोरी चाहिए हो या किसी भी काम के लिए आपने मेमोरी एलोकेट करवानी हो, तो पहले आप बताते हैं जी अपने जिससे भी आप लॉकर अलॉट करवाते हैं, आप उसको बताते हैं जी मुझे इस काम के लिए लॉकर चाहिए, तो वो अपनी ईज़ के मुताबिक आपको बताता है जी फ़लाँ लॉकर आप ले लो। तो यही काम डिक्लेरेशन करती है। आपको सी प्लस प्लस में कोई भी काम करना हो, कोई वैल्यू स्टोर करनी हो किसी जगह पर, तो आपको बेसिकली पहले बताना पड़ता है कि आपने किस किस्म की वैल्यू को स्टोर करना है। जो किस्म होती है वो टाइप कहलाती है। बेसिकली दैट्स अ डाटा टाइप। तो बेसिकली आपने जो जिस किस्म का डाटा स्टोर करना हो उस किस्म की डाटा टाइप के तौर पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। तो कुछ टर्म्स इसके अंदर आ गई हैं। एक नई डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप एक जो चीज़ है बेसिकली क्या होती है कि आप ये डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स आपको सी प्रोवाइड करती है। यानी कि आपने किस किस्म का डाटा रखना है, किस किस्म का वैल्यू आपने उस वेरिएबल या उस लॉकर में स्टोर करनी है। तो जाहिर सी बात है अगर बड़ी चीज़ आपने स्टोर करनी है तो बड़ा लॉकर चाहिए होगा। अगर कोई छोटी सी चीज़ रखनी है तो छोटा लॉकर चाहिए होगा। आप कहेंगे कि जी बड़ा लॉकर अलॉट कर लें और फिर उसमें चाहे छोटी चीज़ रख दें फिर बड़ी चीज़ रख दें। बिल्कुल आप ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास मेमोरी के अंदर जगह कम हो और अगर आप बड़ा लॉकर पहले ही अलॉट करा लें और बाद में लेकिन आप उसमें छोटी छोटी चीज़ें रखें और फिर बाद में आपको कोई बड़ी चीज़ रखने की ज़रूरत पड़ जाए और आपके पास बड़ा लॉकर अवेलेबल ही ना हो। तो इसलिए जो सी है वो आपको पावर जो प्रोवाइड करती है वो ये है कि आपके पास टोटल कंट्रोल है। अब एज अ प्रोग्रामर जब आपके पास पावर आ जाती है तो पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उतनी ही जगह अलॉट करवाएं जितनी की आपको ज़रूरत है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप होटल में जाकर अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप खाना जितना मर्ज़ी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन खा उतना ही सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। तो बाकी का खाना वेस्ट होगा। तो खाना वेस्ट करना बुरी बात है, इसलिए बेहतर है कि उतना ही ऑर्डर करें जितनी की आपको ज़रूरत है। तो इसीलिए जिस किस्म का डाटा आपने स्टोर करना है उसी किस्म की और उतनी ही वैल्यू का वेरिएबल जो है वो आप डिक्लेयर करें। दैट्स कॉल्ड अ डिक्लेरेशन। कि आप अलॉट कर रहे हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप फ़लाँ नाम के साथ एक फ़लाँ चीज़ को यूज़ करेंगे। तो हम इस डिक्लेरेशन को आपको बताते हैं जी। हम एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। एक डाटा टाइप है इंट, ये हमने पहले भी देखी है, ये आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम सबसे ऊपर लिख रहे हैं, ये देख लें हम किसी फंक्शन के अंदर इसको नहीं लिख रहे हैं। अच्छा लेट्स से हम इसको फंक्शन के अंदर लिखते हैं, अभी हम इसकी बात नहीं करते, हम इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इंट हम नाम दे देते हैं नम। ये बेसिकली नाम कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। या आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो यहाँ से आप नीचे आ जाए। ये हो गई आपकी डिक्लेरेशन। सेमीकोलन लगाने के बाद आपने कहा जी एक नम नाम का एक इंटीजर दे दो मुझे। अब इंटीजर मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है, किस जगह पड़ा हुआ है, आपको इस चीज़ की कंसर्न नहीं है। आप समझ लें कि आपको नम के तौर पे आपको एक जगह अलॉट कर दी गई है। आपने सिर्फ नम कहना है और आपकी वैल्यू खुद ही उस जगह पे चली जाएगी और आपने नम को रीड करना है और ऑटोमेटिकली उस लॉकर में आप जो चीज़ पड़ी है वो निकल के आपको मिल जाएगी। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अच्छा जी, इसके अंदर बेसिकली अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेरेशन को तो देख लिया। इसी तरह से एक काम हम कर सकते हैं कॉन्स्ट का, ठीक है। हम कॉन्स्ट इंट वैल्यू, वैल नाम मैंने रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने इज इक्वल टू कह देता हूँ जी कांस्टेंट मुझे चाहिए, लेट्स सपोज के मैंने नंबर एंटर करना है 40, ओके। जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उसके अंदर 40 एंटर करना। अब कॉन्स्ट का मतलब ये है कि मैं वैल
नाम के वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता। दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल, दिस इज़ अ कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू भी देनी पड़ेगी। यहाँ देखिए मैंने वैल्यू नहीं दी इक्वल टू के साइन के साथ, यहाँ मैंने वैल्यू दी है। तो बेसिकली इस चीज़ का क्या मतलब है कि मैंने बता दिया है जनाब कि मुझे इस टाइप का वेरिएबल चाहिए और ये मेरी वैल्यू है, ये इसमें रख दो, और मैं इसको चेंज नहीं करने वाला। कॉन्स्ट के साथ मैंने कह दिया है, ना मैं ना कोई और इसको चेंज नहीं कर सकता। ओके, so that's the property of a constant variable. Basically it's a constant variable is became variable, समझ लें कि आप एक टर्म बन चुकी हुई है। बेसिकली होता कांस्टेंट है लेकिन एक टर्म बन गई है एक जी वेरिएबल। ओके, सो val is a constant and num is a variable. You can change the value of num variable but you cannot change the value of val variable. Okay, so आगे बढ़ते हैं। आगे आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। ओके, सो हाउ, सबसे पहली बात ये होती है कि यूज़र को इनपुट लेने से पहले बताया जाए कि आपका इंटेंशन क्या है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एक अच्छे सॉफ्टवेयर की निशानियों में से एक निशानी है कि जी आप यूज़र को बताएं कि जनाब आप उस सॉफ्टवेयर में आप कुछ यूज़र से इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस काम के लिए आप यूज़र को पहले कहें। तो कहने के लिए आपको कोई चीज़ प्रिंट आउट करनी पड़ेगी कंसोल पर। तो प्रिंट आउट करने के लिए इनपुट लेने से पहले आपको आउटपुट लेने का मैकेनिज़्म पता होना चाहिए। तो बेसिकली जिस चीज़ के थ्रू हम आउटपुट यूज़र को प्रिंट करते हैं वो कहलाती है सी आउट। दैट्स इट। ओके, सी आउट का वर्ड जब आप ऐड करते हैं ये भी एसटीडी नेम स्पेस का हिस्सा है। इसके बाद आपने 2 एंगल ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। आप इस एरो के निशान को देखें कि ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ या इस तरफ। ओके, सो बेसिकली सी आउट इस तरफ को जाना है, ठीक है। आपने आउटपुट पे प्रिंट करना है क्या, प्लीज़ एंटर अ नंबर, राइट। और उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें अगर ऐड करनी हैं तो आप उसके बाद दोबारा डबल ये जो ब्रैकेट्स हैं एंगल ब्रैकेट्स, आप ये डालकर एरो के निशान को यानी कि डालकर डबल एंगल ब्रैकेट्स डालकर आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ एंड एल। एंड एल बेसिकली एक न्यू लाइन यानी एंटर ऐड कर देगा लास्ट पे, ठीक है। तो इसके बाद सेमीकोलन से ये चीज़ एंड हो जाएगी। तो F11 से हम कंपाइल और रन करके इसको चेक करते हैं। F11 प्रेस करके के आया ये क्या चीज़ प्रिंट करता है, आया हमारा प्रोग्राम जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे काम करता है कि नहीं। सो आप देखें यहाँ पर प्लीज़ एंटर अ नंबर, ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले हो गया जो हमने लिखा था। इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ तक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो इसी तरह से आपको शायद पता चल गया होगा सी इन सी आउट के उलट है, आप आउटपुट करते हैं, सी इन के थ्रू इनपुट करते हैं। इसी तरह से एंगल ब्रैकेट्स भी रिवर्स लगेंगे यानी एरो का साइन भी रिवर्स लगेगा। इसका अब अच्छा आप देखें आपको ये त्रिकोण सी नज़र आ रही होगी, ऐसे लग रहा है ना जैसे कि ये चीज़ यहाँ पे डल के इस तरफ को आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली सी इन यहाँ से लेकर यानी यूज़र से इनपुट लेकर रखनी कहाँ है, तो आपको एक वेरिएबल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दैट रीज़न आप एक नम एंड लिखते हैं, यहाँ पर आपने वेरिएबल ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया हुआ है तो ये नम आप इसको लिखते हैं। तो फाइनली आपने क्या करना है, सी आउट यू एंटर्ड नंबर इज इक्वल टू, आप यहाँ पर ऐड कर दें नम प्लस वैल। तो सिंपल प्लस का ऑपरेटर जो है, ये प्लस का साइन जो आप ऐड करते हैं, ये प्लस का ऑपरेटर आपका सिंपली एक 2 वेरिएबल्स को आपस में प्लस कर देगा, एडिशन कर देगा, ठीक है, जमा कर देगा। तो यहाँ तक आपका प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। हम इसको रन करते हैं, प्लीज़ एंटर अ नंबर। अब देखें नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, अब वो एक इनपुट को एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक इनपुट एंटर करनी है, कोई भी नंबर, लेट्स से मैंने ऐड किया 34, ओके। तो उसने कह दिया जी यू एंटर नंबर 74। क्यों कर हमने एक 40 यानी कि 40 कांस्टेंट वैल्यू हमने उसमें ऐड कर दी थी, ठीक है। तो अब ये हमारा टोटल प्रोग्राम है, हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है।
आए प्रोग्राम को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना, फिर एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना, फिर उसके बाद आउटपुट करना। इसमें सी आउट और एंडल का इस्तेमाल हमने देखा, फिर सी इन के ज़रिए इनपुट लेना और उसको एक वेरिएबल के अंदर रखना। हमने डिक्लेरेशन का तरीका देखा, डिक्लेरेशन विद डेफिनेशन का तरीका देखा, और उसके बाद हमने जनाब अली फाइनली एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को देखा कि वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है, यानी एडिशन का प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह से माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेशंस काम करते हैं। आपके लिए ये एक सेल्फ असाइनमेंट है, सेल्फ असेसमेंट की, कि आप इसी वेरिएबल को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें और जो है वो सब्ट्रैक्ट करें। सो दैट्स एन असाइनमेंट फॉर यू। आप इसको करें, करके देखें, क्योंकि करने से ही पता चलेगा कि काम होता है या नहीं। कोई मसला आए आप बताएं, आप डिस्कस करें, आप पूछें, और मैं लाजमी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आपके फेलोज़ भी आपको बता सकते हैं। तो करें, गलतियां करें, गलतियां करके सीखें। गलतियां जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी ग्रिप होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप गलत करेंगे उतना ही आपको पता चल जाएगा कि ये गलती नहीं करनी। याद रखें कि अगर आप गलतियों से डरते हैं तो ये बिल्कुल ना डरें। गलतियां बहुत अहम हैं, गलतियां लाजमी करें। जितनी गलतियां आप ज़्यादा करेंगे आप उतने अच्छे प्रोग्रामर होंगे। उसकी वजह ये है कि गलतियां करना और उन गलतियों को सुधारना इस चीज़ के बारे में बताता है कि आपने ऑलरेडी ये गलती कर ली हुई है। अब दोबारा जब आप गलती करने लगेंगे तो गलती करने से पहले पहचान लेंगे कि ये गलती है। उसके अलावा अगर दोबारा कभी गलती हो गई तो आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा कि ये गलती किस वजह से हुई है। आपको पहले से पता होगा कि मेरे फ़लाँ कोड में फ़लाँ वजह से ये गलती आई थी। तो आपको डीबगिंग, जो एक बहुत ही अहम स्टेप है, यानी गलतियां ढूंढना, अपने प्रोग्राम को अंदर से गलतियां ढूंढना कि गलती आपने कहाँ की है, ये काम आप बहुत जल्दी कर लेंगे बजाय किसी और प्रोग्रामर के जिसने गलतियां नहीं की होंगी बल्कि रट्टा लगाया होगा और कोड को बिना गलतियों के जस्ट जैसे मैंने लिखा है कहीं और से देखा वहाँ से कॉपी पेस्ट करके रट्टा लगा दिया होगा। रट्टा लगाने वाला प्रोग्रामर शायद, गलतियां ना करके सीखने वाला प्रोग्रामर शायद प्रोग्राम तो जल्दी लिख ले, कोई नया प्रोग्राम तो जल्दी लिख ले, लेकिन अगर कभी उसकी लॉजिक में किसी सेंटेक्स में कहीं गड़बड़ हो गई तो उसको गलतियों को रेक्टिफाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं। अभी आपने जो सुना है इसको भी आप इसको जहन में रखें और इसको खुद से करने की कोशिश करें। तो जहाँ आप गलती करें फिर आप देखें कि आपने गलती कहाँ की है। तो ये गलतियां करना और गलतियों को आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करना और दुरुस्त करना प्रोग्रामिंग में बहुत ही अहम है। याद रखें कि आपका एक सॉफ्टवेयर लिखने से ज़्यादा टाइम जो सर्फ होता है वो गलतियों को ढूंढने और उनको हल करने में लगता है। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर लर्निंग स्टेज पे काबू पा लेंगे तो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे दैन यू विल बी अ वेरी गुड एंड रॉकिंग प्रोग्रामर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।